लोग जो आपसे इंस्पायर होते हैं, आपकी आध्यात्मिक जर्नी को देखते हैं, तो आने वाले रेगुलर दिनों में वो आपको देखते हैं कभी बाबा बैद्यनाथ धाम के यहाँ, या फिर कभी पूरी जगन्नाथ मंदिर में, या कभी बाबा बागेश्वर धाम के यहाँ। तो विपक्ष पार्टी ऐसा कहती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक मंदिरों की पार्टी है। अगर आप लोगों के लिए मदद करना, उनके लिए खड़े रहना, उनकी आवाज़ को उठा के ऊपर तक पहुंचाना, अगर ये भाव आपके अंदर है तभी आप पॉलिटिक्स में आए। मुझे ये नहीं पता था कि मैं राजनीति में आऊँगा, बट मेरे राजनीतिक गुरु थे। मैंने उनके साथ स्वर्गीय श्री हेमचंद यादव जी, मैं उनके पास आता जाता था, उनके साथ मुझे सीखने को देखने को मिला और उनसे प्रेरणा और प्रेरित होके आज मैं राजनीति में शिखर पे पहुंचा। और भिलाई एजुकेशन हब है, स्टील सिटी है, और भिलाई मिनी इंडिया है, मिनी भारत है। यहाँ पे हर प्रदेश के हर भाषा के लोग रहते हैं। वेलकम टू द हसलर सो एवरीवन। आज के पॉडकास्ट एपिसोड के स्पेशल गेस्ट हैं अतुल पर्वत। अतुल पर्वत इज द फाउंडर ऑफ भिलाई कैन डू पर्वत फाउंडेशन, जिन्हें छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के एक लोकप्रिय युवा नेता के रूप में भी जाना जाता है, जिन्होंने अपनी पॉलिटिकल जर्नी भिलाई के एक कार्यकर्ता के रूप में स्टार्ट कर जिन्हें अभी पूरी देश में जाना जाता है। आज के पॉडकास्ट के स्पेशल एपिसोड में हम लोग बात करेंगे इंडिया की करंट पॉलिटिकल सिनेरियो, यूथ और स्पेशली आने वाले 10 साल में हमारी कंट्री कहाँ पे स्टैब्लिश होगी। तो एज यूजुअल द हसलर सो ब्रिंग्स समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग स्पेशल थ्रू अ 101 पॉडकास्ट। और अगर जो आज के इस पॉडकास्ट के स्पेशल एपिसोड में हमारे गेस्ट के साथ आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, तो मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड विथ अस फॉर मोर वीडियोस। तो स्वागत है सर, बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं आपके साथ बात करने के लिए आज के शो में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। मैं हसलर शो का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने अपने चैनल में मुझे बुलाया और आज यहाँ रूबरू होने का मौका दिया। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि मैं आपको बुलाऊं कैसे? अतुल सर, अतुल भैया? कैजुअली जैसे भी आप कैजुअली स्टार्ट करते हैं। आई कॉल यू अतुल आप फ्री होके बात करेंगे तो मुझे भी बात करने में मजा आएगा। अतुल भैया, तो आपकी पॉलिटिकल जर्नी से स्टार्ट करते हैं। आपने जब 2019 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने एज अ यंगस्टर पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने का सोचा, जन सेवा में आने का सोचा। तो उस वक्त आपकी माइंडसेट की क्या थी? जन सेवा, आने वाले 10 सालों में आपके क्या क्या प्लान्स थे? थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए। पहले तो मैं पॉलिटिक्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स सच में जनसेवा का भाव है। अगर आपके अंदर एक जनसेवा का भाव है तो आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं। अगर आप लोगों के लिए मदद करना, उनके लिए खड़े रहना, उनकी आवाज़ को उठा के ऊपर तक पहुंचाना, अगर ये भाव आपके अंदर है तभी आप पॉलिटिक्स में आए। ओके। दूसरा, मेरा पॉलिटिकल कैरियर, मुझे ये नहीं पता था कि मैं राजनीति में आऊँगा, बट मेरे राजनीतिक गुरु थे। मैंने उनके साथ स्वर्गीय श्री हेमचंद यादव जी, मैं उनके पास आता जाता था, उनके साथ मुझे सीखने को देखने को मिला और उनसे प्रेरणा और प्रेरित होके आज मैं राजनीति में शिखर पे पहुंचा। ओके। तो जन सेवा आपने जब प्री कोविड भी आपने बहुत सारी लोगों की हेल्प की, फिर कोविड के बाद भी, तो थोड़ा सा आप उसके बारे में बताइए। कोविड का दौर तो सच में एक ऐसा दौर था कि उसमें सीखने को मिला कि लोगों को कैसे मदद करनी है, कैसे मदद की जाए। वाकई वो बहुत बुरी त्रासदी थी। मतलब ऐसी बीमारी थी कि लोगों को देखना कि उनको कैसे दवाइयाँ मिल जाएं, या लोगों को कैसे कहीं हॉस्पिटल में व्यवस्था हो जाए, या ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके। तो मेरी एक छोटी सी फाउंडेशन है, भिलाई कैन डू पर्वत फाउंडेशन। हम लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर काम किया, और ना केवल भिलाई छत्तीसगढ़ में, बल्कि मैंने
एक पूरी टीम बनाई थी और इंडिया में भी हम दिन रात काम करते थे। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि करीब 5 लाख से ऊपर उस समय हमने मास्क बांटे और 11,000 से ऊपर मैंने ऑक्सीजन मशीन दी और 1100 परिवार को राशन। और करंटली उस समय के मेरे बहुत सारे वीडियो मैसेजेस हैं। मैंने हमारी राज्यपाल थी छत्तीसगढ़ की, मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं, मेरे बड़े भाई फिल्म अभिनेता विवेक ओबराय और तमाम बड़े बिजनेसमैन, कई लोगों से मैंने मदद की और अपने फाउंडेशन के थ्रू लोगों को कैसे किस प्रकार से व्यवस्था, दवाइयाँ या जो भी मुहैया करा सके वो हमने समय समय पे काम किया। इसके अलावा अब थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा भिलाई कैन डू पर्वत फाउंडेशन के बारे में। तो सबसे पहले आप ये बताइए, वाई भिलाई? देखिए, भिलाई बहुत सुंदर शहर है। हम्म मैं मेरा मेरा बर्थ प्लेस है। हम्म मुझे भिलाई से बहुत प्यार है। मैं आज इंडिया की तमाम प्रदेशों में दौरा करता हूँ, घूमने जाता हूँ या काम से भी जाता हूँ। बट जब भी मैं भिलाई वापस आता हूँ या मेरे मन में ये रहता है कि यार भिलाई चल रहा है, तो भिलाई तो एक अपने आप में बहुत सुंदर शहर है। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं यहाँ रहता हूँ। और भिलाई एजुकेशन हब है, स्टील सिटी है और भिलाई मिनी इंडिया है, मिनी भारत है। यहाँ पे हर प्रदेश के, हर भाषा के लोग रहते हैं। तो भिलाई तो अपने आप में एक अलग ऑब्वियसली होना चाहिए। तो एक थोड़ी सी क्वेश्चन मेरे साइड से आपके लिए। आप भिलाई की जो आपकी 4 चीजें जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, आप वो बताइए। भिलाई का सबसे अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आपसी प्यार मोहब्बत है। और मैंने जैसा आपको पहले भी कहा कि यहाँ सभी धर्मों के और सभी जाति और विभिन्न प्रदेशों के लोग आके यहाँ रहते हैं, क्योंकि हमारा भिलाई स्टील प्लांट है। तो सब अदर स्टेट से आए यहाँ पे और उन लोगों ने यहाँ पे अपनी जॉब, नौकरी ज्वाइन की, किसी के दादा ने, किसी के पिताजी ने। तो वो एक भाव बना, तो वो एक अपनापन तो है ही। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि हर प्रकार के त्यौहार, आप दुर्गा पूजा देखो, जगन्नाथ भगवान की यात्रा देखो, तो आपको ऐसा लगेगा कि बाहर के जो त्यौहार है वो भिलाई में बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। बिल्कुल। तो भिलाई को ये, और भिलाई का खान पान, मतलब आप साउथ इंडियन ले लो या आप दूसरे कोई भी डिश ले लो, तो भिलाई सब मामले में अच्छा है। बिल्कुल सर। थोड़ा सा आप अपनी मिशन के बारे में बताइए। जैसा कि आपने बताया कि कोविड के टाइम या फिर उससे भी पहले आपने बहुत सारी लोगों की मदद की अपनी फाउंडेशन के जरिए। तो इस फाउंडेशन का मिशन क्या है? कितने लोग अभी तक भिलाई कैन डू पर्वत फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं और आने वाले अगले 5 सालों में वो और क्या क्या चीजें, नई चीजें देख सकते हैं आपके साइड से? देखिए, भिलाई कैन डू पर्वत फाउंडेशन जब मैंने रखी इसकी नींव, तो हम अपनी टीम के साथ बैठे थे। तो मैंने सबसे पूछा कि क्या नाम अच्छा रहेगा, तो सभी ने सभी प्रकार के नाम बताए। बट एक अच्छा सुझाव लगा कि भिलाई कैन डू पर्वत फाउंडेशन। पर्वत फाउंडेशन इसलिए क्योंकि मेरा सरनेम है, और भिलाई कैन डू क्योंकि भिलाई कुछ कर सकता है, क्योंकि भिलाई प्रतिभाओं का शहर है। यहाँ पे बड़े बड़े, हमारे यहाँ राजेश चौहान क्रिकेटर हमारे भिलाई से ही है। तो और भिलाई स्टील प्लांट अपने आप में स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। तो भिलाई को मैंने सोचा कि ऐसा नाम दिया जाए अपनी फाउंडेशन का जो यूथ को टच करे। तो मैंने नाम अपना भिलाई कैन डू डाला। आगे वाले 10 साल में, आने वाले क्या आने देख वाले सकते 10 साल में, अभी तक जब हमने अपनी फाउंडेशन की नींव रखी आज से 8-9 साल पहले, तब हमने इतना नहीं सोचा था। बट मैंने अपने फाउंडेशन में सबसे बड़ा भिलाई में अगर महिला सम्मान समारोह हुआ तो वो हमारी फाउंडेशन ने किया। सबसे बड़ा स्पोर्ट्स यूथ अवार्ड फंक्शन हुआ जहाँ पे प्रदेश से आज तक खिलाड़ियों को मान सम्मान नहीं मिला था, वो मेरी फाउंडेशन ने कराया। हमने बुजुर्गों के लिए रखा एक शाम बुजुर्गों के नाम, वो सबसे बड़ा आयोजन मैंने बुजुर्ग लोगों के लिए रखा। ऐसे तमाम, सबसे बड़ा मैंने पर्यावरण को लेके पौधे लगाए, उसके सबसे बड़ी मुहिम छिड़ी। और अभी मेरी फाउंडेशन कई गरीब बच्चों को पढ़ा रही है और ज़्यादा
अपनी तारीफ करना तो अच्छी बात नहीं है, समय आने पे काम दिखेगा। और जब जब जैसा लगता है, चाहे ट्रैफिक पुलिस को हेलमेट मुहैया कराने से रहा हो या जहाँ भी जैसा लगा हो, जब जैसी ज़रूरत पड़ती है तो मेरी फाउंडेशन खड़ी रहती है। बिल्कुल, भिलाई वासियों के लिए। आपने अभी बताया कि आपकी फाउंडेशन बुजुर्गों के लिए एक शाम श्री राम खाटू श्याम के नाम, जो हर वर्ष नए वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। मैं खाटू श्याम जी का हम्म। कुछ 4-5 साल पहले मैं खाटू श्याम जी गया था दर्शन करने। हम्म। तो ऐसे ही मन में एक भाव आया श्याम भगवान के लिए। 1-2 मैंने उनकी कार्यक्रम भी अटेंड किए, श्याम भजन। हम्म। तो मुझे मन में एक भाव आया कि चूंकि हिंदू नववर्ष भी पड़ता है, तो मेरे एक लोकप्रिय कलाकार हैं कन्हैया मित्तल, मेरे मित्र हैं, बड़े भाई हैं। तो उन्होंने मुझे दिल्ली में बोला कि अतुल भाई, जब आप कार्यक्रम कराना चाहते ही हो तो हिंदू नववर्ष से अच्छा तो कुछ है नहीं। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप इसको एक शाम श्री राम और खाटू श्याम के नाम से एक आयोजन शुरू करो। तो वो कार्यक्रम करते करते ये चौथा साल है। चौथे साल में भिलाई वासियों के लिए क्या क्या चीजें हैं आपके साइड से, आपके फाउंडेशन के साइड देखो, से? आप एक हिंदू हो, एक सनातनी हो, और आपके अंदर हमारा जो हिंदू नववर्ष है वो यही है, चैत्र नवरात्रि का जो पहला दिन होता है। तो मैं तो सब युवाओं से और सबसे अपील भी करूंगा कि बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लें। और जो हमारा हिंदू नववर्ष है, जो हिंदुओं का नववर्ष है, वो यही है। बिल्कुल। तो हमें इस नववर्ष में आना चाहिए। और मैं तो इतनी भव्य रामलला की रंगोली थी हमारे, जो मैंने पिछले कार्यक्रम में रखी थी, उससे पहले भी हमने श्री राम जी की दूसरी अयोध्या की रंगोली बनाई। और इस समय हम महाकुंभ, जो 60 करोड़ देश के श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करके आए, तो उनके लिए बहुत शानदार हमने इस बार महाकुंभ की रंगोली रखी है। और 1.25 लाख दिए प्रज्वलित किए जाते हैं और साक्षात श्री राम और खाटू श्याम जी का वहाँ पे बहुत आह्वान किया जाता है। एक गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड भी आपके नाम है, आपकी फाउंडेशन के नाम, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एक संस्था है, उन्होंने देखा हमारे कार्यक्रम में रंगोली उनको अच्छी लगी, तो पिछले विगत 3 वर्षों से वो हर साल आते हैं। तो उनको लगा, उन्होंने अपने उनके कुछ पैमाने होते हैं, उसमें हमारी फाउंडेशन का वो कार्यक्रम के तहत उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने हमको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया। ओके। अभी हम लोग तुरंत डिस्कस कर रहे थे कि एक शाम श्री खाटू श्याम के नाम, श्री राम खाटू श्याम के नाम, लेकिन अगर जो लोग जो आपसे इंस्पायर होते हैं, आपकी आध्यात्मिक जर्नी को देखते हैं, तो आने वाले रेगुलर दिनों में वो आपको देखते हैं कभी बाबा बैद्यनाथ धाम के यहाँ, या फिर कभी पूरी जगन्नाथ मंदिर में, या कभी बाबा बागेश्वर धाम के यहाँ। तो विपक्ष पार्टी ऐसा कहती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक मंदिरों की पार्टी है। तो क्या आपकी जो यात्राएं हैं वो राजनीतिक है या फिर आध्यात्मिक है? देखो, इस पे मेरा बहुत सिंपल सा आपके सवाल का जवाब है कि भारतीय जनता पार्टी क्या है वो तो बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। आज सबसे बड़ी राजनीतिक दल है विश्व का। और रही बात मेरी आध्यात्मिक जर्नी की, तो पूजा पाठ तो करना कोई गलत नहीं है। हाँ, कि इतनी छोटी उम्र में इतना आध्यात्मिक होना, हो सकता है ये ऊपर वाले का विशेष मेरे ऊपर आशीर्वाद है, उनका प्यार है, मेरे माँ बाप के कुछ मुझे दिए हुए अच्छे संस्कार हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर युवा को आध्यात्मिक होना चाहिए, नशे से दूर होना चाहिए और अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को भी ये बोलना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अध्यात्म, पूजा पाठ, अपने माँ बाप की सेवा के भाव से, देश की सेवा के भाव में जुड़े, और ये नशे से और ये पार्टियों से बचे। ओके। आप बता रहे थे कि आपके जो एक पॉलिटिकल मेंटोर हैं, आपके जो बड़े भाई हैं, तो
उनसे आपको क्या सीखने को मिला, थोड़ा सा उनके बारे में मैंने बताइए। अपने आपके चैनल में जब हम बात शुरू की तभी हाँ, मैंने आपको कहा बता। कि मेरे राजनीतिक गुरु थे स्वर्गीय श्री हेमचंद यादव जी, हम्म। जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। आज वो नहीं है, हम्म। बट समय समय पर उनका आशीर्वाद मुझे हम्म। मिलता रहता है। हम्म। और अब वो नहीं है तो अभी प्रेजेंट के आपके पॉलिटिकल मेंटोर कौन है जिनसे आप बहुत इंस्पायर होते हैं उनके मैंने कामों अपने से? अब आज के मेरे मेंटोर हैं डॉक्टर रमन सिंह जी, हम्म। जिनसे मुझे सीखने मिला हम्म। सरल सौम्य स्वभाव, हम्म। सहजता और राजनीति में शालीनता से काम करना। हम्म। ये मैंने मुख्यमंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और अभी विधानसभा अध्यक्ष, मेरे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर रमन सिंह जी से सीखा। ओके। तो अब एक छोटा सा हमारा राउंड है, रैपिड फायर राउंड। तो रैपिड फायर राउंड को स्टार्ट करते हैं और इस पे हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। हम्म, तो चाणक्य भारतीय जनता पार्टी के कौन है? आप किसको मानते हैं? तो सभी जानते हैं अमित शाह जी है। अमित शाह जी। क्यों? तो अब आपको पता ही है आज बीजेपी कितनी बड़ी पार्टी हो गई है। हाँ। जहाँ वो अपना रणभूमि में उतरते हैं उस प्रदेश में हम चुनाव जीतते हैं। इंडियन पॉलिटिक्स का मोस्ट पावरफुल डुओ कौन है? शोले में जैसे अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की थी। नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह। बिल्कुल। इंडियन पॉलिटिक्स का सिकंदर किसे माना जाता है? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी। अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक टैगलाइन होगी तो वो क्या होगी? कभी हार ना मानने वाली पार्टी। वो तो छोटा टैगलाइन है, और भी बहुत अच्छा हो सकता है। ओके। हमेशा विजयी रहना। हमेशा विजयी रहना। ओके। एक बहुत ही ज्यादा डिबेट वाली प्रश्न है कि सीबीआई और ईडी की जो रेड होती है वो हमेशा कांग्रेस के नेताओं के यहाँ क्यों होती है? ऐसा कुछ नहीं है, जो जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा। तो ओके। वो तो पार्टी हम्म। ये सब नहीं करती, ये तो हम्म। प्रशासन है, गवर्नमेंट के अपने चैनल्स हैं, वो अपने माध्यम से जो करती है। हम्म। और ये क्वेश्चन मेरे लिए है ही नहीं। ठीक है। सीबीआई और ईडी के डर से कांग्रेस के नेता बीजेपी में जा रहे हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है। ऐसा कुछ भी नहीं है इज दिस ट्रू? ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसकी योग्यता है हम्म। वो अपनी योग्यता दिखाता है, और हम्म। योग्यता के हिसाब से उसको वैसा मिलता है। हम्म। हमने ऐसा कभी हम किसी को नहीं बोलते कि कोई छापा पड़े और वो हमारी पार्टी में है। और ये हम्म। विषय मैंने पहले ही कहा कि मेरा है ही नहीं। ये तो ऊपर लेवल का है कि क्या है कैसा है। ओके। तो अब हम लोग थोड़ा सा राउंड 3 को स्टार्ट करते हैं। और आप अपनी पॉलिटिकल जर्नी, जैसा कि अतुल पर्वत, ना पद की बात करते हैं ना दल की बात करते हैं, लेकिन अगर जो हम बात करें लाइक छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह से आपके बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं, कनेक्शंस हैं। अभी करंट चीफ मिनिस्टर जो हैं छत्तीसगढ़ के, उनसे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं आपके। हमारे देश के प्रधानमंत्री से बहुत अच्छे कनेक्शंस हैं आपके। लेकिन फिर भी एक सोसाइटी की बहुत ही स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट होती है कि अगर अतुल पर्वत का इतना अच्छा रिलेशंस है, कनेक्शंस हैं, फिर भी उनको अभी तक कोई अच्छी सीट क्यों नहीं मिले? तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, मैं एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, हम्म। और मेरी कहीं किसी से कोई ऐसी वो नहीं है पहचान। आपने जैसा कहा कि नरेंद्र मोदी जी, तो मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ। मैं मतलब हाँ, मैं डॉक्टर रमन सिंह जी को जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं, मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ। विष्णुदेव साय जी, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, उन बहुत पुराने समय से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। उनको भी मैंने बहुत कुछ उनसे सीखने मिलता है। ऐसे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को मिलना बहुत बड़ी बात है। ओके। बट मुझे पद नहीं मिला या मुझे सीट नहीं मिली, मैं ऐसा कभी नहीं सोचता। मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। और आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ बहुत एक बड़ा उदाहरण भी है और एक छोटा उदाहरण भी है कि चाय बेचने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हो सकते हैं। तो मैं कहाँ हूँ?
तो मैं बिल्कुल। बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ। हम्म। और पार्टी को जब लगेगा मौका मिलेगा, हम्म। काम करते रहो। देश की सेवा, जन जन सेवा सेवा प्रथम। प्रदेश की या अपने भिलाई की, वो आज भी कर रहा हूँ, कल हम्म। मौका मिलेगा तो भी करता रहूँगा। कल भी तो करोगे। मुझे ऐसा पद मेरे लिए बहुत मायने नहीं रखता। और मैं आपको बताऊं आपके चैनल के माध्यम से कि पद को मैंने कभी समझा ही नहीं कि हम्म। मुझे कोई पद मिले तो मैं काम करूँगा। आज भी मैं जो चाहूँ, जैसा चाहूँ, मैं अपना उसी लेवल पे काम करता हूँ। हम्म। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो पद वाले नहीं कर पाते, शायद उससे ज़्यादा मैं काम कर लेता हूँ। बिल्कुल सर। तो सबका अपना मान सम्मान है। पद का भी मौका पार्टी देगी तो सेवा और अच्छे से मेहनत करके करेंगे। हम्म। तो मेरे लिए ये आपको बता दूं कि कोई ऐसी गलत फहमी ना पाले हम्म। कि मुझे पद क्यों नहीं मिला। हम्म। ठीक है। तो एक और क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग अभी बीजेपी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी के शासन में पिछले 2014 से हम लोग देख रहे हैं कि हिंदुत्व और हमारे धर्म को, रिलीजन को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। विपक्ष की पार्टी कहती है कि बीजेपी के शासन में ये लोग बस मंदिरों की पार्टी बना रहे हैं और लोगों का भरोसा जीत रहे हैं। तो आने वाले 10 सालों में जो हमारा एक टारगेट था, एम था कि हम अपनी कंट्री को एक विकसित देश बनाएंगे, तो आने वाले 10 सालों में हम लोग बीजेपी के शासन में और क्या क्या चीजें, नई चीजें देख सकते हैं? सबसे पहले तो अगर मंदिरों से हम्म। और पूजा पाठ करने से हम्म। अगर आपका कहना है कि बीजेपी स्ट्रांग हो रही है, हम्म। तो कांग्रेस भी एक काम कर लेती। 60 साल तो वो भी, उन्होंने भी राज किया ना देश बिल्कुल। में। तो ये भाव लाना, हाँ, हिंदुत्व को हमने जगाया है। हम्म। हमने हिंदुत्व को लेके मंदिरों को, मोदी जी के आने के बाद देश में मंदिर, हम्म। हमारे जितने कॉरिडोर बने हैं, चाहे काशी विश्वनाथ है या अब आपका जगन्नाथपुरी कॉरिडोर है, हम्म। तो ये सब काम तो पहले की कांग्रेस पार्टी भी कर सकती थी, उन्होंने क्यों नहीं किया? अगर हम आज देश को आगे बढ़ाने के लिए और देश का विकास करने के लिए हम काम कर रहे हैं, हम्म। तो इससे ये बोलना कि मंदिर और उससे हिंदुत्व को जगा के हम अपना बना ले रहे हैं या हम सरकार बना ले रहे हैं, तो भाई हम काम कर रहे हैं ना। और जब हम काम कर रहे हैं वो दिख रहा है, और दिख रहा है तो जनता हमको वोट दे रही है, और वोट दे रही तो हमारी सरकार बन रही है। हम्म। तो भारतीय जनता पार्टी जिस नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता आज जो है, और नरेंद्र मोदी जी जिस स्तर पे काम कर रहे हैं या उनके नीचे जो टीम काम कर रही है, वो काबिले तारीफ है। मुझे नहीं लगता कि विकास रुकने वाला है। विकास दुगनी तिगुनी चौगुनी गति से और तेज होगा। हम्म। छत्तीसगढ़ में क्या क्या देख सकते हैं? छत्तीसगढ़ में तो सड़कों के जाल बन ही रहे। हम्म। हमारी मैतारी बंधन योजना चली रही है, महिलाओं को सम्मान मिल ही रहा है। प्रशासन, शासन, कानून व्यवस्था पहले से बहुत अच्छी हो गई है। विष्णु देव जी का सुशासन बहुत अच्छा चल रहा है। युवाओं को रोजगार मिलेगा, कई एम्प्लॉयमेंट अब आने लग गए। हम्म। तो जो पुरानी हमारी 5 साल की सरकार थी, हम्म। जो अस्त व्यस्त करके गई थी, उन चीज़ों को हम ठीक कर रहे हैं। हम्म। छत्तीसगढ़ को लेके एक बहुत ज्यादा मिथ है लोगों में कि छत्तीसगढ़ में टेररिस्ट बहुत ज्यादा है, और अमित शाह जी ने बताया भी कि 2026 तक जो उनका लक्ष्य है कि टेररिज्म फ्री बना देंगे देखिए, ये छत्तीसगढ़ को। क्वेश्चन मेरे लिए नहीं है, हम्म। क्योंकि मैं सरकार में कुछ भी हम्म। नहीं हूँ अभी। हम्म। और टेररिस्ट हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, हम्म। ना कोई माओवादी है। हम्म। जो थोड़े बहुत थे वो भी सब सफाया हो गया। हमारे हम्म। बॉस, हमारे देश के यशस्वी लोकप्रिय गृह मंत्री अमित शाह जी, हम्म। हाँ, मैंने भी ये देखा था, सुना था। हम्म। और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोकप्रिय बड़े भाई विजय शर्मा जी। हम्म। तो ये बहुत अच्छा डबल इंजन की सरकार चल रही है। और जो कानून व्यवस्था है, मैंने आपको पहले ही बताया
कि चाहे वो माओवादी हो हम्म, या नक्सली हो, वो सब गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। और पहले से हमारे यहाँ देखो आप, इन्वेस्टर मीट में अभी छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम्म। तो छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है। भिलाई कैन डू पर्वत फाउंडेशन हर साल कुछ ना कुछ नया लेकर आ रही है, और एक चर्चित मुद्दा अभी बना हुआ है कि हर बार कोई नया सुपरस्टार आता है। जैसे पिछली वर्ष हमने हिंदुस्तानी भाऊ को देखा, अब की बार है कि पवन सिंह आ सकते हैं, खेसारी लाल यादव आ सकते हैं, या फिर कोई और बड़े सुपरस्टार आ सकते हैं। तो कौन आ रहा है अब की बार? भिलाई में भिलाई कैन डू पर्वत फाउंडेशन का जो कार्यक्रम है, एक शाम श्री राम खाटू श्याम के नाम, इसमें मथुरा से हेमंत ब्रिजवासी, हम्म, आपने सारेगामा पा लिटिल चैंप में देखे होंगे जो विनर थे, हम्म, वो आ रहे हैं। दूसरा प्रमोद त्रिपाठी आ रहे हैं, हम्म, राजस्थान खाटू श्याम जगत से एक बड़े कलाकार हैं। तीसरा भोजपुरी समाज से हमारे यूपी बिहार के आजमगढ़ से पूर्व सांसद थे, बड़े लोकप्रिय चेहरे, हम्म, दिनेश कुमार यादव उर्फ निरहुआ। हम्म, तो बड़ा चर्चित नाम है, और भिलाई के लोगों को बड़ा टच करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पूर्वांचली और भोजपुरी समाज हम्म, काफ़ी जनसंख्या में लोग हैं। तो उन लोगों के लिए मैंने एक अच्छा कलाकार इस बार भिलाई के लिए निरहुआ को बुलाया। हम्म। मैंने मेरी पवन सिंह जी और खेसारी लाल जी से ही बात हुई थी, बट हमारी डेट आगे पीछे नहीं हो पाई। पर ये भी निरहुआ जी भी एक भिलाई के लिए एक बहुत बड़ा चेहरा है, बिल्कुल। इससे पहले वो कभी नहीं आए। हम्म। तो भिलाई कैन डू पर्वत फाउंडेशन के बारे में थोड़ा सा और बताइए कि इस कार्यक्रम में जो निरहुआ जी आएंगे, कार्यक्रम की डेट क्या है, ताकि ज्यादा से ज्यादा भिलाई वासी कार्यक्रम में आकर 31 मार्च जुड़ को सके। है, दिन सोमवार, हम्म, शाम को 7 बजे से रहता है। आपको भव्य रंगोली देखने मिलेगी, मैंने पहले भी बताया। हम्म, इस कार्यक्रम में आपको अब तक की सबसे भव्य आतिशबाजी देखने मिलेगी। हम्म, निरहुआ जी रहेंगे हम आप सबके बीच, प्रमोद त्रिपाठी भाई, हेमंत ब्रिजवासी जी, छत्तीसगढ़ी लोक गायिका हम्म, छोटी बहन आरू साहू रहेगी, और एक हमारे बजरंग बंसल जी हैं, खाटू श्याम जगत से छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय कलाकार हैं। और सभी हमारे अतिथि रहेंगे, और भिलाई की जनता मेरे लिए सबसे बड़ी अतिथि है। हम्म। तो इस आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको निमंत्रण भी देता हूँ कि इस कार्यक्रम में आए और हिंदुत्व और हिंदू नववर्ष मनाएं। बिल्कुल। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में युवा आए, माताएं बहनें आए। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपकी पॉलिटिकल जर्नी के बारे में। बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो कि एक अच्छे लीडर को से इंस्पायर होके पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं। तो पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं, एज अ करियर और जनसेवा? मैंने पहले ही कहा आपके इंटरव्यू में कि पॉलिटिक्स जनसेवा ही है। हम्म, आप उसको सोचेंगे कि ये रोजगार है या व्यापार है, तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। हम्म। आप ये सोच के प्रभावित होते हैं कि वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में नेता घूमते हैं और बड़ा उनकी वाइट लाइफ कुर्ता स्टाइल। पजामा पहनते हैं, आगे पीछे लोग दौड़ते हैं, तो वो मेहनत करके आता है। वो कार्यकर्ता से नेता बने, हम्म, तो पहले आप कार्यकर्ता बनो। और जरूरी नहीं है इस फील्ड में, बहुत सारी फील्ड है, आपको जो भी काम करना है उसमें अपना गोल विजन बना के फोकस होके काम करें, और लक्ष्य आपको जरूर प्राप्त होगा। बिल्कुल। यूथ के लिए लास्ट मैसेज क्या होगा? यूथ के लिए यही मैसेज है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी आपकी फील्ड है, जो भी आपके गोल है, हम्म, उस पर फोकस हो जाओ और खूब डट के मेहनत करो और आगे बढ़ो, देश का नाम रोशन करो, क्योंकि युवा ही हमारे देश के भविष्य है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं भी आपके चैनल को बहुत थैंक्स करता हूँ, और अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। थैंक यू सो मच।